हेलो। हेलो। जय हिंद बच्चों। ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 का पार्ट भी है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पार्ट में ये अध्याय ख़त्म हो जाए। तो बच्चों, हमारी बात हो रही थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो बच्चों, मुझे ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब अंग के निर्माण और फीटल डेवलपमेंट मतलब जो हमारा एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है उसकी विकास में कुछ बातें आपको बतानी थी। तो बच्चों, क्या होता है जब आपका ऑर्गेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो जो हमारा होता है जब 8 सप्ताह या 2 महीने से अधिक होता है तो उसे हम फीटस कहते हैं बच्चों। और फिर इस चरण में क्या होता है, जब 2 महीने से अधिक फीटस या बेबी हो जाता है बच्चों, तो उस समय पे 2 महीने से अधिक जैसे फीटस की एज होती है तो वो उस समय पे मुख्य मेन रूप से जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनका निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है। और इस फेज में क्या होता है बच्चों, बस फीटल डेवलपमेंट और मतलब कि 2 महीने से ऊपर की जैसे बेबी 2 महीने से ऊपर होता है बच्चों, उस समय सिर्फ इन मुख्य अंगों का विकास तथा परिपक्वीकरण होता है। तो बच्चों, क्या होता है, कुछ लाइनें हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इन लाइनों को। जैसे कि इसमें पहली लाइन है कि मानव में बच्चों एक जैसे प्रेगनेंसी या सगर्भता 1 महीने की होती है बच्चों, तो 1 महीने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें हृदय का निर्माण हो जाता है। मतलब बच्चों 1 महीने के बाद बच्चे में या भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है और उसके बच्चा हमारा ग्रोथ कर रहा है अच्छे तरीके से बच्चों, और उसके हृदय की धड़कन को हम स्टेथोस्कोप जिसे आला बोलते हैं उसकी सहायता से हम सुन सकते हैं उसकी धड़कनों को। ठीक बच्चों। तो और बच्चों, क्या होता है दूसरे माह में, क्या होता है दूसरे महीने के अंत में बच्चों भ्रूण के या बच्चे के पैर तथा अंगुलियों का विकास होता है। तो देखिए, दिल का मेन हमारा ऑर्गन होता है हार्ट, जिसका निर्माण हो जाता है पहले महीने में। दूसरे महीने के अंत में बच्चों पैर तथा अंगुलियों का निर्माण होता है। और बच्चों, क्या होता है 12वें सप्ताह या प्रथम तिमाही के अंत तक लगभग प्रमुख अंगों का निर्माण हो जाता है। प्रमुख अंगों तथा तंत्रों का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों देखिए, ध्यान रखिएगा, 12वें सप्ताह या पहली तिमाही के अंत तक बच्चों किसका निर्माण हो जाता है, प्रमुख अंगों तथा तंत्रों का निर्माण हो जाता है बच्चों। उदाहरण के लिए मतलब पैर तथा बाह्य जननांग, पैर तथा बाह्य जननांग बच्चों। उदाहरण के लिए बच्चों बाह्य जननांग तथा पैर का निर्माण, पैर की उंगलियों या बाह्य जननांगों का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है बच्चों। 12वें सप्ताह या प्रथम तिमाही के अंत तक पैर तथा बाह्य जननांग अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं या निर्मित हो जाते हैं बच्चों। फिर क्या होता है, गर्भावस्था का जब 5वां महीना के दौरान क्या होता है, जब बच्चों गर्भावस्था 5वें महीने की होती है, मतलब कि एक प्रेग्नेंट फीमेल 5वें महीने में होती है, तो पहली बार हमारा जो गर्भ होता है या बेबी होता है उसके सर पर मतलब वो थोड़ा हलचल करना शुरू कर देता है और गतिशीलता उसमें आ जाती है। और क्या होता है, उसके सिर पर बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं या फिर सिर पर बालों का आना प्रारंभ हो जाता है या देखा जा सकता है बच्चों। और बच्चों लगभग 24 सप्ताह के अंत तक, मतलब कि दूसरी तिमाही के अंत तक बच्चों पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। और इसमें क्या होगा, 24 सप्ताह के दूसरी तिमाही में क्या होगा बच्चों, आँखों की पलकें अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। बरौनी जो होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। और बच्चों, क्या होता है जब हमारी गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक हमारा जो एम्ब्रियो होता है या भ्रूण होता है वह पूरी रूप से
गर्भ जो होता है बच्चों वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो बस यही 3-4 लाइन आपको बताने की ज़रूरत थी मुझे। तो यह आपका हो गया यहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फेटल डेवलपमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो बच्चों जो हार्ट का निर्माण होता है, और आपका हार्ट का निर्माण हो जाएगा पहले महीने के अंत तक, और हार्ट का निर्माण हो जाएगा, और पैर तथा उसकी और हार्ट को हम सुन भी सकते हैं 1 महीने के बाद स्टेथोस्कोप की सहायता से, और दूसरे महीने के अंत तक पैर की उंगलियां भी बन जाती हैं। तो लगभग देखिए ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है बच्चों 3 माह से 8 माह तक होती है बच्चों। तो यह जो हमारी आपको पता ही होगा कि जो गर्भावस्था मानवों में होती है वह लगभग 9 महीने या 280 दिनों की होती है। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है, जो हमारा मेन टॉपिक था। हमारा अगला और मेन टॉपिक है प्रसव। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, प्रसव होता क्या है। तो यही थोड़ा सा मुझे बताने की ज़रूरत थी आपको कि कुछ लाइन 2-3 लाइन ऐड करने आने की ज़रूरत थी ऑर्गेनोजेनेसिस में और फेटल डेवलपमेंट में। तो बच्चों प्रसव को बच्चों पार्चुरेशन बोलते हैं बच्चों। ऐसे आपसे पूछा जाएगा प्रसव से आप क्या समझते हैं, या प्रसव किसे कहते हैं, प्रसव की क्रियाविधि को समझाइए, या प्रसव की क्रियाविधि को लिखिए, ठीक है, या प्रसव की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो बच्चों पार्चुरेशन जिसे चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, तो ये जो पार्चुरेशन या प्रसव होता है यह एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है, या यह वह जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें हमारा जो भ्रूण होता है, या जिसमें गर्भावस्था के अंत में जो भ्रूण होता है या फीटस होता है वह हाँ, जिसमें गर्भावस्था के अंत में फीटस और अपरा या प्लेसेंटा तथा भ्रूणी झिल्लियाँ या भ्रूण झिल्लियाँ माता के गर्भाशय से बाहर निकलती हैं। तो प्रसव वह क्रिया होती है बच्चों जिसमें गर्भावस्था के अंत में क्या क्या बाहर निकलता है गर्भाशय से, भ्रूण बाहर निकलेगा, अपरा तथा भ्रूणी झिल्लियाँ शरीर से बाहर निकलती हैं, या गर्भाशय से बाहर शरीर के गर्भाशय से बाहर निकलती हैं, या गर्भाशय से बाहर निकलती हैं। उस क्रिया को हम प्रसव कहते हैं। तो बच्चों प्रसव वह जैविक प्रक्रिया होती है। जैविक प्रक्रिया का मतलब मैंने बहुत बार आपको बताया था कि जैविक प्रक्रिया वह प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी जीव को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैसे प्रजनन। और ये प्रसव भी एक जैविक प्रक्रिया है। अब जैविक कैसे, क्योंकि अगर यह प्रसव होगा नहीं तो बेबी अर्थ पर आएगा कैसे, बेबी का जन्म नहीं होगा तो कैसे आएगा बेबी, तो भ्रूण में ही तो मर जाएगा अगर प्रसव नहीं होगा। तो इसलिए यह प्रसव भी एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। वो सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वे सारी प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों जो किसी जीव को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं या अति आवश्यक होती हैं। तो बच्चों क्या होता है, प्रसव वह जैविक प्रक्रिया होती है। प्रसव पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ वह जैविक प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें गर्भावस्था के अंत में अपरा भ्रूण तथा भ्रूणी झिल्लियाँ माता के गर्भाशय से बाहर निकलती हैं बच्चों। यह जो प्रसव होता है मनुष्यों में प्रसव सामान्यतः गर्भधारण के लगभग 280 दिन के बाद या 40 सप्ताह के बाद होता है बच्चों। प्रसव की क्रिया लगभग 280 दिन के बाद या 40 सप्ताह के बाद होती है बच्चों। इसे हम ऐसे भी बोल सकते थे बच्चों कि प्रसव वह प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें गर्भाशय के संकुचनों के या गर्भाशय में संकुचन के कारण भ्रूण अपरा तथा भ्रूण झिल्लियाँ गर्भाशय से बाहर निकलती हैं बच्चों। प्रसव वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रसव या पार्चुरेशन वह जैविक प्रक्रिया होती है या वह प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भाशय के संकुचनों के कारण
संकुचनों के कारण या फिर गर्भाशय में संकुचन के कारण। तो बच्चों गर्भाशय के संकुचनों के कारण या फिर गर्भाशय में संकुचनों के कारण भ्रूण अपरा तथा भ्रूणी झिल्लियाँ गर्भाशय से बाहर निकलती हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। बच्चों, हम प्रसव की प्रक्रिया को या चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं, 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला बच्चा होता है सर्विकल डायलेशन, पहला स्टेप होता है सर्विकल डायलेशन। दूसरा होता है एक्सप्लंसन बच्चों, एक्सप्लंसन स्टेज। और थर्ड होता है प्लेसेंटल स्टेज। बच्चों, तो प्रसव को क्या होती है बच्चों? तो प्रसव वह प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भाशय के संकुचनों के कारण शिशु अपरा तथा भ्रूणी झिल्लियाँ गर्भाशय से बाहर निकलती हैं। आप तीनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। आपसे जब भी कोई पूछे, अगर अति लघु उत्तरी में पूछता है तो ये दोनों छोटी परिभाषाएं लिख दीजिएगा, और दीर्घ में पूछा जाएगा तो आप ये लिखिए और फिर ये भी लिखिए कि 40 सप्ताह के बाद या 280 दिनों के बाद होता है। तो प्रसव को हम कितने स्टेप में बांट सकते हैं? 3। पहला सर्विकल डायलेशन स्टेज, एक्सप्लंसन स्टेज और प्लेसेंटल स्टेज। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे पहला सर्विकल डायलेशन स्टेज। तो बच्चों, प्रसव की क्रिया को हम 4 चरणों में बांट सकते हैं। आपका इसमें पहला चरण होता है, मतलब पहला स्टेज को क्या बोलते हैं? सर्विकल डायलेशन स्टेज। दूसरा होता है एक्सप्लसन स्टेज और थर्ड प्लेसेंटल स्टेज। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला स्टेज आता है सर्विकल डायलेशन स्टेज। इससे पहले बच्चों सर्विकल डायलेशन स्टेज से पहले कुछ आपको हार्मोन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है कि प्रसव की प्रक्रिया होती किसके कारण है। तो बच्चों, इसमें पहला स्टेज आता है इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है, पहला हमारा आएगा इसमें स्टेज। तो अभी स्टेज नहीं शुरू हुआ है, अभी ये बताया जाएगा आपको कि प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ क्यों होता है। तो बच्चों, गर्भावस्था के अंतिम समय में माता या माँ गर्भावस्था के अंतिम समय में माँ और भ्रूण दोनों के हार्मोन प्रसव की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, प्रसव का प्रारंभन कैसे होता है? तो प्रसव का प्रारंभन माता तथा भ्रूण के हार्मोन के द्वारा प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है। बच्चों, मुख्य हार्मोन जो प्रसव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट या सम्मिलित होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला बच्चों पार्टिसिपेट करने वाला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल या स्तर जो होता है वो बढ़ जाना या बढ़ जाता है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण गर्भाशय की मांसपेशियां एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण गर्भाशय की मांसपेशियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मतलब बच्चों, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल या स्तर बढ़ता है तो वैसे ही गर्भाशय की मांसपेशियों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, या गर्भाशय की मांसपेशियों की संवेदनशीलता को एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा देता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे गर्भाशय की मांसपेशियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है बच्चों। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण गर्भाशय की मांसपेशियों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इसमें अगला पॉइंट है एस्ट्रोजन
हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण गर्भाशय की मांसपेशियों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है बच्चों। फिर एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारण गर्भाशय संकुचन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो संवेदनशीलता, गर्भाशय की मांसपेशियों में संवेदनशीलता बढ़ती है तथा गर्भाशय संकुचन के लिए तैयार हो जाता है। या बोलें बच्चों कि एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय को संकुचन के लिए तैयार करता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय को संकुचन के लिए तैयार करता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण गर्भाशय संकुचन के लिए तैयार हो जाता है। अब बच्चों इसमें दूसरा प्रसव की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हार्मोन का नाम है आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन होता है बच्चों। ठीक है, यह बच्चों गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन होता है। कौन? जैसे जैसे इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, लेवल के डिक्रीज होने के कारण या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी होने के कारण आपका गर्भाशय शिथिल हो जाता है, या यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका की कमी होने के कारण गर्भाशय शिथिल हो जाता है। बच्चों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कम होने पर संकुचन की क्रिया प्रारंभ होती है बच्चों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जैसे ही ये क्या करेगा, क्या करने वाला, इसका काम क्या होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है बच्चों वो गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन होता है बच्चों। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर कम होता है, या सॉरी बच्चों, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कम होने पर या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी आने के कारण गर्भाशय में संकुचन की क्रिया हो जाती है या प्रारंभ हो सकती है, संकुचन प्रारंभ हो सकता है। अब बच्चों इसमें तीसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है यह तीसरा हार्मोन होता है जो आपकी प्रसव की प्रक्रिया में भाग लेता है बच्चों। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह बच्चों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बच्चों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों गर्भाशय की मांसपेशियों में तेज संकुचन करने में सहायक होता है। तो बच्चों मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। तो बच्चों एस्ट्रोजन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, गर्भाशय संकुचन के लिए या गर्भाशय की मांसपेशियाँ, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो गर्भाशय की मांसपेशियों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, या दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्तर घट जाता है, जिससे क्या होता है, कमी के कारण प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी होने के कारण संकुचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण जो हमारा गर्भाशय होता है वो संवेदनशील हो जाता है संकुचन के लिए। ठीक है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है या फिर यह संकुचन के लिए तैयार होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी के कारण गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बच्चों ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह इसकी संकुचन की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। यह निकलता कहाँ से है, पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो आपकी प्रसव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बच्चों यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, प्रसव की गर्भाशय की मांसपेशियों में तेज संकुचन करने में सहायक होता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की मांसपेशियों में तेज संकुचन को तेज करा देता है, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को तेज करा देता है। या ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हमारा निकलता है और प्रसव प्रक्रिया में सम्मिलित होता है,
यह क्या करेगा, गर्भाशय की मांसपेशियों में तेज संकुचन कराने में सहायक होता है। फोर्थ हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों फोर्थ स्टेप में ये हार्मोन बच्चों फोर्थ इसमें पार्टिसिपेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों यह गर्भाशय ग्रीवा को नरम और फैलाने योग्य बनाता है। बच्चों यह जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है यह गर्भाशय ग्रीवा को नरम तथा फैलने योग्य बनाता है। तो बच्चों यह प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, गर्भाशयी ग्रीवा को फैलने योग्य तथा नरम बनाता है। और फिफ्थ में क्या होता है बच्चों, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, हमारा जो भ्रूण होता है वो नीचे की ओर दबाव डालता है बच्चों, तो यह नर्व सिग्नल या तंत्रिका संकेत बच्चों माता के मस्तिष्क तक पहुंचता है। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर और बढ़ जाता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होगा बच्चों, भ्रूण हमारा नीचे की ओर दबाव डालता है बच्चों, तो यह नर्व सिग्नल या तंत्रिका संदेश माता के मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव और तेजी से बढ़ जाता है। अब बच्चों इसमें फर्स्ट स्टेप में आएगा सर्विकल डायलेशन स्टेज। सर्विकल डायलेशन स्टेज, इसमें क्या होगा, गर्भाशयी ग्रीवा फैल जाती है। सर्विकल डायलेशन स्टेज जो होता है बच्चों, यह सबसे लंबा चरण होता है बच्चों। इस चरण में क्या होता है, गर्भाशय की मांसपेशियां बार बार संकुचित होती हैं बच्चों। इन संकुचनों के कारण गर्भाशयी ग्रीवा जो होती है बच्चों वह पतली होने लगती है बच्चों, और धीरे धीरे सर्विक्स खुलने लगता है या सर्विक्स धीरे धीरे खुलने लगता है बच्चों। जो सर्विक्स होता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। इसी दौरान क्या होता है बच्चों, जो एमनियोटिक सैक होता है या एमनियोटिक थैली होता है यह फट जाती है बच्चों, या फट सकती है। इसे पानी का फटना भी कहते हैं बच्चों। ये जो सर्विकल डायलेशन स्टेज होती है वह लगभग आपकी 8 से 12 घंटे या उससे अधिक की भी हो सकती है बच्चों, यदि कोई महिला पहली बार माँ बन रही हो तो। अब बच्चों दूसरा स्टेज आता है इसमें। तो बच्चों हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों जो प्रसव टॉपिक है, प्रसव की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये बच्चों पहला स्टेज आता है इसमें, मतलब पहला स्टेप में होता है प्रसव का प्रारंभन, मतलब इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। बच्चों यह प्रक्रिया प्रसव गर्भावस्था के अंतिम समय में होती है, और इस प्रक्रिया में बच्चों माता तथा भ्रूण दोनों के हार्मोन सम्मिलित होते हैं। प्रसव क्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करने में तीनों माता तथा भ्रूण या शिशु दोनों के हार्मोन सम्मिलित होते हैं प्रसव प्रक्रिया को शुरू करने में। तो बच्चों पहला इसमें प्रसव की प्रक्रिया में प्रमुख हार्मोन होता है जो सम्मिलित होता है। प्रसव की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हार्मोन, पहले हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, हमारा गर्भाशय की मांसपेशियों यह जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर जब बढ़ जाता है तो गर्भाशय की मांसपेशियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो यह गर्भाशय में संकुचन के लिए तैयार करता है। यह गर्भाशय को संकुचन के लिए तैयार कर देता है, मांसपेशियों में संवेदनशीलता को बढ़ाता है, तथा क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि जब होगी तो यह गर्भाशय को संकुचन के लिए तैयार करता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है बच्चों, यह आपका गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन होता है। मतलब यह जब इसका स्तर में जब कम, यह जो हार्मोन होता है यह गर्भाशय को शिथिल करने वाला हार्मोन होता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि यह जब स्तर में कमी आती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
के स्तर में कमी आती है तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जब कमी आएगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर में तो ये संकुचन की प्रक्रिया गर्भाशय में प्रारंभ हो सकती है। थर्ड होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा बच्चों कि आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है और यह गर्भाशय में की मांसपेशियों में तेज संकुचन कराता है या गर्भाशय में की मांसपेशियों में तेज संकुचन कराने में सहायक होता है। तो अब बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों वही लिखा गया है कि यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह पीयूष ग्रंथि से निकलेगा तथा इसका कार्य होगा गर्भाशय की मांसपेशियों में तेज संकुचन को कराना या संकुचन को तेज कराने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों ये फिर फोर्थ होता है बच्चों लोकल हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है बच्चों यह गर्भाशयी ग्रीवा को नरम तथा फैलने योग्य बनाता है। अब बच्चों ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है तो बच्चों यह एक प्रकार का लिपिड होता है। यह एक प्रकार का लिपिड रासायनिक संदेशवाहक होता है मतलब फैट डिराइव्ड होता है बच्चों। यह एक प्रकार का लिपिड संदेशवाहक होता है बच्चों जो शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है बच्चों। यह हार्मोन की तरह काम करता है बच्चों लेकिन असली हार्मोन से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यह जहाँ बनता है बच्चों यह जहाँ पर बनेगा बच्चों वहीं की आसपास की कोशिकाओं तथा ऊतकों पर काम करता है बच्चों। प्रोस्टाग्लैंडिन तो बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है तो यह एक प्रकार का फैटी एसिड जो कि आर्ची डाइनिक एसिड से बनने वाला पदार्थ होता है बच्चों। यह फैटी एसिड आर्ची डायोनिक एसिड से बनने वाला पदार्थ होता है। आर्ची डायोनिक एसिड से बनने वाला पदार्थ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एक फैटी एसिड आर्ची डायोनिक एसिड से बनने वाला पदार्थ होता है बच्चों। इसे प्रोस्टाग्लैंडिन को शरीर की लगभग हर कोशिकाएं बना सकती हैं बच्चों और यह लोकल हार्मोन होता है बच्चों। यह लोकल हार्मोन की तरह कार्य करता है बच्चों। इसकी अगर कार्य की बात करें तो यह बच्चों प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है तथा फैलने योग्य तथा नरम और फैलने योग्य बनाता है जिससे बच्चों प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। ठीक है। यह बच्चों आपका मासिक धर्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है बच्चों जिससे अगर ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा बच्चों तो क्या होता है ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनने पर पीरियड्स में पेन हो सकता है। जो मासिक धर्म आता है उसमें ज़्यादा दर्द हो सकता है ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनने पर। यह बच्चों दर्द और सूजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों जब जैसे आपको चोट लगती है या संक्रमण होता है तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं बच्चों सूजन को बढ़ाते हैं, दर्द का एहसास कराते हैं और क्या करेंगे बच्चों और ये बुखार आने में मदद करते हैं। जब आप कोई दवा खाते हैं दर्द की दवा खाते हैं जैसे एस्प्रिन खाते हैं, एबुप्रोफेन खाते हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने को कम करती हैं बनने को कम कर देती है। ये दवाएं प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को कम कर देती हैं। लगभग इन्हें सब कोशिकाएं बनाती हैं बच्चों। और बच्चों यह आपका रक्त का थक्का बनाने में भी प्रोस्टाग्लैंडिन सहायक होता है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों प्लेटलेट्स को सक्रिय करते हैं जिससे रक्त का थक्का बनना प्रारंभ होता है या जो रक्त का थक्का बनाता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों आपके प्लेटलेट्स को सक्रिय करते हैं जिससे रक्त का थक्का बनना प्रारंभ होता है या रक्त का थक्का बनता है। तो बच्चों और फिफ्थ स्टेप में तो प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में आपको पता चल गया कि यह एक प्रकार का केमिकल होता है जो दर्द, सूजन, बुखार,
प्रसव और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का बच्चों लोकल हार्मोन होता है। यह जहाँ बनता है वहीं की आसपास की कोशिकाओं और ऊतकों पर कार्य करता है बच्चों। ठीक है, यह जो होता है बच्चों, यह एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक होता है। तो बच्चों अब फिफ्थ होता क्या है, फिफ्थ स्टेप में क्या होता, मतलब फिफ्थ इसमें पॉइंट था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त। इसमें क्या होगा, जब भ्रूण जो हमारा यूटेरस मतलब कि नीचे की ओर दबाव डालता है, तो यह नर्व सिग्नल को हिंदी में तंत्रिका संदेश बोलते हैं बच्चों, माता के मस्तिष्क तक पहुंचेगा तंत्रिका संदेश, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव और बढ़ जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को और तेज कर देगा। अब बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट आता है इनिशिएशन ऑफ, यहाँ से आपका पॉइंट ख़त्म हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन की प्रोसेस आपकी ख़त्म होती है। अब इसमें क्या आता है बच्चों, सेकंड स्टेप पे आएगा सर्विकल डायलेशन। प्रसव का पहला चरण यहाँ से प्रारंभ होता है, सर्विकल डायलेशन। बच्चों इसमें क्या होता है, गर्भाशय की ग्रीवा फैल जाती है। यह सबसे लंबा चरण होता है बच्चों। इसमें गर्भाशय की मांसपेशियां बार बार संकुचित होती हैं और इन संकुचनों के कारण बच्चों गर्भाशय की ग्रीवा पतली हो जाती है। धीरे धीरे सर्विक्स खुलता है और सर्विक्स कितने सेंटीमीटर तक फैल जाता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। और इसी दौरान एमनियोटिक सैक, जिसे हम बच्चों एमनियोटिक थैली भी बोलते हैं, यह फट सकती है, जिससे पानी का फटना भी कहते हैं बच्चों। सर्विकल डायलेशन की स्टेज जो होता है वह 8 से 12 घंटे या उससे अधिक भी हो सकता है बच्चों। और यदि कोई लड़की या कोई महिला पहली बार माँ बन रही है तो उसमें 8 घंटे से 12 घंटे या उससे अधिक भी समय लग सकता है इस स्टेज में, सर्विकल डायलेशन के स्टेज में। अब दूसरा इसका स्टेज आता है बच्चों, देखते हैं दूसरा स्टेज, इसके बारे में दूसरे स्टेज के बारे में हम बात करेंगे। अब बच्चों दूसरा स्टेज आता है एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन स्टेज, मतलब प्रसव का यह दूसरा चरण होता है बच्चों। इसमें शिशु बाहर आता है बच्चों। एक्सप्लोजन स्टेज में क्या होता है बच्चों, एक्सप्लोजन स्टेज में क्या होता है बच्चों, यह तब प्रारंभ होता है बच्चों जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। एक्सप्लोजन स्टेज में क्या होता है, शिशु बाहर आता है। यह तब प्रारंभ होता है बच्चों जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। इस स्टेज में क्या होगा बच्चों, यह स्टेज बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इस स्टेज में बहुत शक्तिशाली इस संकुचन यहाँ होना चाहिए, संकुचन, गर्भाशयी संकुचन बच्चों बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं या बहुत तेज हो जाते हैं। इस स्टेज में बच्चों माता को जोर लगाने की इच्छा होती है या पुशिंग की इच्छा होती है बच्चों। और जो भ्रूण होता है बच्चों वो बर्थ कैनाल योनि मार्ग की ओर बढ़ता है। और फिर क्या होता है बच्चों, इस पहले बच्चे का या भ्रूण का सिर दिखाई देता है, इसके पश्चात कंधे तथा पूरा शरीर बाहर आ जाता है बच्चों। इसके पश्चात शिशु के जन्म के पश्चात बच्चों अम्निकल कॉर्ड को हम क्या करेंगे, क्लैंप की सहायता, शिशु के जन्म के बाद बच्चों अम्निकल कॉर्ड को क्लैंप की सहायता से या क्लैंप करके काट देते हैं। मतलब क्लैंप एक विशेष उपकरण होता है बच्चों जिससे इस अम्निकल कॉर्ड को दबाया जाता है, ठीक है, दबाया जाता है और फिर उसको कट कर देंगे अम्निकल कॉर्ड को बच्चों। जो आपका एक्सप्लोजन स्टेज होता है बच्चों, यह 20 से 1 घंटे की अवधि का होता है, 20 मिनट से 1 घंटे की अवधि का होता है। कौन, एक्सप्लोजन इफेक्ट स्टेज। और थर्ड इसमें आता है बच्चों प्लेसेंटल स्टेज। यह प्रसव का तीसरा चरण होता है बच्चों। इसमें क्या होगा, अपरा बाहर निकलती है, अपरा का बाहर निकलना बच्चों क्या होता है, यह प्रसव का आखिरी चरण होता है। इस चरण में क्या होगा बच्चों,
इस चरण में शिशु के जन्म के पश्चात गर्भाशय में हल्के हल्के संकुचन होते रहते हैं। मतलब बच्चों, शिशु के जन्म के पश्चात भी इस स्टेज में हल्के हल्के गर्भाशय में संकुचन होते रहते हैं। इन्हीं संकुचनों के फलस्वरूप बच्चों प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है। इन संकुचनों के फलस्वरूप या के कारण अपरा जो होती है वो गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है। बच्चों, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड और भ्रूणी झिल्लियाँ से प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड और भ्रूणी झिल्लियाँ से गर्भाशय से बच्चों, यहाँ गर्भाशय होना चाहिए, गर्भाशय से बाहर निकाली जाती है। गर्भाशय से बाहर निकाली जाती है। प्लेसेंटल स्टेज बच्चों 10 से 30 मिनट का होता है। ठीक है, प्लेसेंटल स्टेज 10 से 30 मिनट का होगा। इस स्टेज में क्या होता है बच्चों, आपका प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड तथा भ्रूणी झिल्लियों को हम इनकी मदद से भ्रूणी झिल्लियों को गर्भाशय से बाहर निकालेंगे। अब बच्चों इसमें देखते हैं अगला क्या आता है। बच्चों इसमें अब आता है कि प्रसव के दौरान जो हार्मोन पार्टिसिपेट लिए थे उनका रोल का क्या था। तो एस्ट्रोजन हार्मोन था जो बच्चों की गर्भाशय में संकुचन के लिए संवेदनशील बनाता है। गर्भाशय को संकुचन के लिए संवेदनशील बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन के लेवल में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता था, जिससे आपका ये जो था गर्भाशय में संकुचन जिससे गर्भाशय संकुचन के लिए संवेदनशील बनता था। और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी आती थी, जिससे गर्भाशय को शिथिल रखता था। ठीक है, जैसे इसके लेवल में इसके स्तर में कमी आती थी तो यह इसका क्या कार्य था बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य था कि यह गर्भाशय को शिथिल रखता था। बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चों यह गर्भाशयी संकुचन को बढ़ाने का कार्य करता था। प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों सर्विक्स को फैलने में मदद करता था तथा रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता था बच्चों, यह पेल्विक लिगामेंट को ढीला करता था या ढीला बनाने में सहायता प्रदान करता था। यह बच्चों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य था बच्चों, यह गर्भाशय को शिथिल रखता था। एस्ट्रोजन क्या करता था, यह गर्भाशय को संकुचन के लिए संवेदनशील बनाता था। तो ये 4-5 हार्मोन थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे प्रसव की प्रक्रिया में। बच्चों क्लैंप करना क्या होता है, किसी नली या ट्यूब को बच्चों एक विशेष उपकरण होता है बच्चों, एक विशेष उपकरण से दबा करके बच्चों कस दिया जाता है ताकि उसमें से कोई तरल या रक्त का प्रवाह रुक सके, ताकि उसमें से रक्त तथा तरल का प्रवाह रुक जाए। किसी ट्यूब तथा नली को विशेष उपकरण से दबाकर बंद कर दिया जाता है बच्चों, जिससे उसमें से तरल तथा रक्त का प्रवाह रुक जाए। बच्चों क्लैंप करना आमतौर पर जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए उपयोग किया जाता है। प्रसव के दौरान बच्चों क्लैंप करना आमतौर पे बच्चों मतलब कि नाल के लिए या अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए हम यूज करते हैं। अब बच्चों आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है दुग्ध श्रवण। बच्चों दुग्ध श्रवण को मिल्क इंजेक्शन कहते हैं। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि प्रसव की दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया को समझाइए या दुग्ध श्रवण किसे कहते हैं, दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, पहला आपका इसमें आता है कि सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों दुग्ध श्रवण वह प्रक्रिया होती है जिसमें माता की स्तन ग्रंथियों में बना हुआ दूध बच्चे के चूसने पर बाहर निकलता है। यह हार्मोन तथा नसों द्वारा नियंत्रित होती है। बच्चों यह प्रक्रिया जो होती है वह दुग्ध श्रवण वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्तन ग्रंथियों में बना हुआ दूध बच्चे के चूसने पर बाहर निकलता है। और यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यह प्रक्रिया हार्मोन्स तथा नसों द्वारा नियंत्रित होती है। तो बच्चों दूध श्रवण वह प्रक्रिया होती है जिसमें माता की स्तन ग्रंथियों में बना हुआ दूध जो होता है वह बच्चे के चूसने पर बाहर निकलता है। यह
यह प्रक्रिया जो होती है बच्चों तथा यह प्रक्रिया हार्मोन्स तथा नसों द्वारा नियंत्रित होती है। नस मतलब बच्चों नर्व, नसों मतलब नर्व्स। अब बच्चों आपका देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों इसे ऐसे भी बोला जा सकता था बच्चों कि दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया में बच्चे के चूसने से निप्पल की नसें उत्तेजित होती हैं। यह संदेश हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन की मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को संकुचित करता है, जिससे एल्वेलाई में दूध डक्ट के माध्यम से निप्पल से बाहर निकलने लगता है। तो बच्चों ये दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे के चूसने से निप्पल की नसें उत्तेजित हो जाती हैं। जैसे बच्चा निप्पल को चूसता है बच्चों, तो निप्पल की नसें उत्तेजित हो जाती हैं। यह संकेत हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा और हाइपोथैलेमस से निकलेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव कर देगा, मतलब हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। और फिर यह हाइपोथैलेमस आपका इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को संकुचित करता है, जिससे जो दूध होता है, जिससे एल्वेलाई से दूध डक्ट के माध्यम से निप्पल से बाहर निकलने लगता है। तो अब बच्चों मिल्क इजेक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे दूध बाहर निकलता है। तो इसमें पहला स्टेप आता है बच्चे का स्तन को चूसना, मतलब सकलिंग स्टूमुलस, मतलब बच्चा कैसे दूध को निकालता है, या मिल्क इजेक्शन मैकेनिज्म को अब देखते हैं कि मिल्क इजेक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। तो बच्चों क्या होता था कि दूध श्रवण उस प्रक्रिया को कहते हैं, या दूध श्रवण की प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे के चूसने से निप्पल की नसें उत्तेजित हो जाती हैं और यह संदेश हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को संकुचित करता है, जिससे एल्वेलाई में दूध डक्ट के माध्यम से निप्पल से बाहर निकलने लगता है। अब बच्चों मिल्क मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन, मतलब दूध कैसे बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को देखते हैं। तो पहला स्टेप इसमें आता है बच्चे का स्तन को चूसना, मतलब सकलिंग स्टूमुलस। इसमें क्या होता है बच्चों, नवजात शिशु स्तन के निप्पल को चूसता है, तो क्या होता है, निप्पल में मौजूद संवेदी तंत्रिकाएं, मतलब कि सेंसरी नर्व्स उत्तेजित हो जाती हैं। जब बच्चा निप्पल को चूसता है बच्चों, तो निप्पल में जो संवेदी तंत्रिकाएं सेंसरी नर्वस होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं और यह उत्तेजना या स्टूमुलस नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, अर्थात यह सिग्नल हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, हाइपोथैलेमस का सक्रिय होना, एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। बच्चों इसमें क्या होगा, मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस सिग्नल को प्राप्त करता है। यह हाइपोथैलेमस बच्चों पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को या इस संदेश को पीयूष ग्रंथि तक भेजता है, जिससे पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव बढ़ा देती है, या जिससे पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव को बढ़ा सके। और थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है बच्चों। हाइपोथैलेमस के संकेत पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव रक्त में होना प्रारंभ हो जाता है बच्चों।
क्या होता है, हाइपोथैलेमस के संकेत पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव रक्त में प्रारंभ हो जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के संदेश पर संकेत मिलने पर, या हाइपोथैलेमस के संदेश पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव रक्त में प्रारंभ हो जाता है हाइपोथैलेमस के संदेश पर। तो बच्चों थर्ड स्टेप में क्या था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव। बच्चों जैसे यह सिग्नल हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। जैसे ही यह सिग्नल पीयूष ग्रंथि तक पहुंचता है बच्चों, तो यह पीयूष ग्रंथि मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव रक्त में प्रारंभ कर देता है। ठीक है, प्रारंभ कर देगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव, और जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त के माध्यम से स्तनों तक पहुंचता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त के माध्यम से स्तन तक पहुंचता है। बच्चों जैसे यह सिग्नल हाइपोथैलेमस या जैसे यह संकेत हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है तो क्या करेगा, यह हाइपोथैलेमस प्रेरित करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए। तो यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण रक्त में प्रारंभ कर देगा, और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त के माध्यम से स्तनों तक पहुंचता है। भाव सही से नहीं बैठ रहा था बच्चों, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त के माध्यम से स्तनों तक पहुंचेगा। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है बच्चों, स्तन ग्रंथियों की कोशिकाओं का संकुचन। बच्चों स्तन में दूध बनाने वाली इकाइयों को एल्वलाई कहते हैं। स्तन में दूध बनाने वाली इकाइयों को हम यूनिट्स को या इकाइयों को एल्वलाई कहते हैं। बच्चों एल्वलाई के आसपास की कोशिकाओं को मायोएपिथेलियल कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से बच्चों मायोएपिथेलियल कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, मतलब कि एल्वलाई के आसपास की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। मायोएपिथेलियल कोशिकाओं के सिकुड़ने के कारण बच्चों एल्वलाई से जो मिल्क होता है मिल्क डक्ट में आएगा, मिल्क डक्ट से निप्पल की ओर मिल्क आगे धकेला जाता है। बच्चों मायोएपिथेलियल सेल्स के सिकुड़ने के कारण दूध जो होता है वह एल्वलाई से मिल्क डक्ट और मिल्क डक्ट से निप्पल की ओर धकेला जाता है। फिफ्थ स्टेप बच्चों आता है दूध का बाहर निकलना। तो बच्चों जब दूध मिल्क डक्ट से निप्पल की ओर तक पहुंचता है, जब दूध मिल्क से डक्ट से निप्पल तक पहुंचता है तो बच्चा उसे आसानी से पी लेता है। इस प्रक्रिया को बच्चों दुग्ध श्रवण बोलते हैं या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कि जब इस पूरी प्रक्रिया को, इन पांचों स्टेप को मिला के इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों, कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण बोलते हैं या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता था बच्चों, सकलिंग थी, सबसे पहले सकलिंग था, फिर एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण हुआ था, फिर मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन, और फिफ्थ और लास्ट स्टेज में मिल्क इजेक्शन था। तो बच्चों जैसे यह मिल्क डक्ट से दूध जो होता है मिल्क डक्ट से निप्पल तक पहुंचता है तो उसे बच्चा आसानी से पी लेता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इस स्टेप में क्या था, सकलिंग थी, बच्चा चूसता था उसको, आपके निप्पल को, फिर तो वहाँ की जो तंत्रिकाएं थी वो एक्टिव हो जाती थी, मतलब कि उत्तेजित हो जाती थी, और यह उत्तेजना पहुंच जाती थी हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस क्या करता था, काम करता था पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती थी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता था, मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को संकुचित करता था या कॉन्ट्रैक्ट करता था। ठीक है, मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को सिकुड़ता था,
कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क को निकालने में मदद करता था बच्चों। यह जो एपिथेलियल यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, यह ब्लड में निकलेगा। मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रक्त में प्रवाहित करती है और रक्त के माध्यम से यह स्तन ग्रंथियों तक पहुंचता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को या एल्वेलाई की आसपास की कोशिकाओं को सिकुड़ देता है, जिससे मायोएपिथेलियल कोशिकाओं को सिकुड़ने के कारण दूध जो होता है वह एल्वेलाई से मिल्क डक्ट और मिल्क डक्ट से निप्पल की ओर पहुंच जाता है। वहाँ से बच्चा मिल्क को जहाँ से जो बेबी होता है वह मिल्क को आसानी से निप्पल के थ्रू या निप्पल के द्वारा पी लेता है। इस प्रक्रिया को, इन पांचों स्टेप को बच्चों मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। सकलिंग को हाइपोथैलेमस एक्टिवेशन, ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन और मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क इजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो बच्चों यहाँ से है आपका अध्याय खत्म होता है। तो आई होप दिस हेल्प बच्चों। जय हिंद, जय भारत।